Hello everyone, I hope you all are doing really well. So first of all, I would like to welcome you all to our YouTube channel Research with Mansi Yadav. सो हमने हमारे चैनल पे एक नई सीरीज स्टार्ट की है स्टैटिस्टिक्स, जिसका आज हम सेकंड लेक्चर कर रहे हैं। पहले वाले लेक्चर में हमने वेरियस कॉन्सेप्ट्स को डिस्कस किया है, जैसे मीनिंग क्या है स्टैटिस्टिक्स का वो हमने पढ़ा है, डेफिनेशन क्या है स्टैटिस्टिक्स की वो हमने कवर की है, कैरेक्टरिस्टिक्स और फीचर्स क्या होते हैं स्टैटिस्टिक्स के वो हमने डिस्कस किए हैं। देन हमने स्टेजेस को भी डिस्कस किया है। बेसिकली स्टेजेस बहुत ही इंपॉर्टेंट है स्टैटिस्टिक्स के लिए, क्योंकि पूरी स्टैटिस्टिक्स इन स्टेजेस के ऊपर ही बेस करती है। तो प्रीवियस लेक्चर में हमने ब्रीफ को कवर किया है स्टेजेस के, और आज हम पूरे डिटेल में डिस्कस करेंगे। फंक्शंस क्या हैं उसके बाद हमने पढ़े हैं। देन हमने लिमिटेशंस को भी पढ़ा है स्टैटिस्टिक्स के, क्या क्या लिमिटेशंस होती हैं स्टैटिस्टिक्स में। तो आज का जो लेक्चर है उसमें हम कवर करेंगे डिफाइनिंग द ऑब्जेक्टिव एंड कलेक्शन ऑफ डेटा। बेसिकली डिफाइनिंग द ऑब्जेक्टिव एंड कलेक्शन ऑफ डेटा आर द टू स्टेजेस ऑफ स्टैटिस्टिक्स। ये हम बहुत डिटेल में आज कवर करेंगे। स्टेजेस हम बहुत ही डिटेल में वन बाय वन करके कवर करेंगे। आज हम स्टार्टिंग की दो स्टेजेस कवर कर रहे हैं, विच इज़ डिफाइनिंग द ऑब्जेक्टिव एंड कलेक्शन ऑफ डेटा। तो डिफाइनिंग द ऑब्जेक्टिव, फर्स्ट स्टेज इज डिफाइनिंग द ऑब्जेक्टिव। आपको पहले अपना ऑब्जेक्टिव क्लियर करना पड़ेगा कि आपको स्टडी क्यों कंडक्ट करनी है, क्या ऑब्जेक्टिव है, क्या एम है, क्या पर्पस है, आप स्टडी क्यों कंडक्ट करना चाहते हो, आपका टॉपिक क्या है, आपका एरिया क्या है। तो फर्स्ट यू नीड टू डिज़ाइन योर ऑब्जेक्टिव, फर्स्ट यू नीड टू फ्रेम योर टॉपिक, कि आपका टॉपिक क्या है, आपका एम क्या है, पर्पस क्या है, क्यों स्टडी कंडक्ट करनी है, राइट। तो फर्स्ट यू नीड टू डिफाइन दी ऑब्जेक्टिव्स, के आपका स्टडी का ऑब्जेक्टिव क्या है, एम क्या है। बिना ऑब्जेक्टिव के कोई भी स्टडी आप कंडक्ट नहीं कर सकते हो, क्योंकि किसी का कोई पर्पस ही नहीं है तो फिर स्टडी कंडक्ट ही क्यों करनी, राइट। तो बेसिकली ऑब्जेक्टिव इज समथिंग दैट यू ट्राइंग टू अचीव, जो आपको अचीव करना है। किसी टॉपिक की प्रॉब्लम आपको आइडेंटिफाई करनी है, पर्टिकुलर सिचुएशन की प्रॉब्लम आप सफ़र कर रहे हो, उसका सोल्यूशन आपको आइडेंटिफाई करना है। तो दीज आर दी ऑब्जेक्टिव्स, कि ये मेरा ऑब्जेक्टिव है। या फिर आप कह सकते हो मुझे इम्पैक्ट चेक करना है एक वेरिएबल का दूसरे वेरिएबल पे, ये मेरा ऑब्जेक्टिव है, राइट। तो ये होता है हमारा ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव इज समथिंग दैट यू ट्राइंग टू अचीव। सो मेन एम क्या होता है आपकी रिसर्च का, आपकी स्टडी का, कि आपको ट्रुथ को आइडेंटिफाई करना है जो अभी तक हिडन है, जो अभी तक डिस्कवर नहीं हुआ है। तो ऑब्जेक्टिव क्या हो गया, मेन एम ऑफ रिसर्च और स्टडी is to find out truth which is hidden and which has not been discovered। अभी तक वो डिस्कवर नहीं किया गया है, वो हिडन है। तो आपको उसको आइडेंटिफाई करना है, आपको उसको एक्सप्लोर करना है, ये आपका ऑब्जेक्टिव है। और क्या हो सकता है कि आप जिस कॉन्सेप्ट के ऊपर स्टडी कर रहे हो, जिस टॉपिक के ऊपर आप स्टडी कर रहे हो, उस के टूवर्ड्स आपको और फैमिलियर होना है और डिटेल में उसको जानना है। तो ये आपके ऑब्जेक्टिव्स हो गए, राइट। अगर मैं एग्जांपल देके आपको समझाऊं तो एग्जांपल हो गया, यू वांट टू चेक द इम्पैक्ट ऑफ फाइनेंशियल लिटरेसी ऑन रिटायरमेंट प्लानिंग। तो फाइनेंशियल लिटरेसी एंड रिटायरमेंट प्लानिंग बेसिकली दो वेरिएबल है, जिसमें आपको ये आइडेंटिफाई करना है कि फाइनेंशियल लिटरेसी का इम्पैक्ट क्या है रिटायरमेंट प्लानिंग पे। अगर इंडिविजुअल फाइनेंशियली लिटरेट है तो वो रिटायरमेंट प्लान कैसे कर रहा है। तो ये आपका ऑब्जेक्टिव हो गया, ये आपका टॉपिक हो गया कि you want to check the impact of financial literacy on retirement planning, राइट। ये आपका टॉपिक हो गया, ये आपका ऑब्जेक्टिव हो गया कि आपको स्टडी क्यों करनी है, बिकॉज यू वांट टू नो व्हाट इज द इम्पैक्ट ऑफ फाइनेंशियल लिटरेसी ऑन रिटायरमेंट प्लानिंग। तो आपका टॉपिक फ्रेम हो गया, ये आपका ऑब्जेक्टिव हो गया कि आपको इम्पैक्ट को आइडेंटिफाई करना है कि क्या इम्पैक्ट है, पॉजिटिव इम्पैक्ट है या नेगेटिव इम्पैक्ट है, राइट। तो ये आपका ऑब्जेक्टिव हो गया। तो अगर आपके पास ऑब्जेक्टिव नहीं है तो आप आगे की स्टडी नहीं कंडक्ट कर सकते। तो फर्स्ट यू नीड टू फ्रेम योर ऑब्जेक्टिव, यू नीड टू फ्रेम योर टॉपिक, कि किस फील्ड में आपको काम करना है और क्यों करना है, क्या एम है, क्या पर्पस है, क्या ऑब्जेक्टिव है। तो पहले वो आपको आइडेंटिफाई करना है। आफ्टर आइडेंटिफाइंग दैट ऑब्जेक्टिव, आपका टॉपिक आइडेंटिफाई हो गया, आपने ऑब्जेक्टिव फ्रेम कर लिया, फिर अकॉर्डिंगली आप डेटा कलेक्शन करते हो। तो नेक्स्ट स्टेज आती है कलेक्शन ऑफ डेटा। कलेक्शन ऑफ डेटा बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, राइट। तो कलेक्शन ऑफ डेटा में हम वेरियस टॉपिक्स, वेरियस कॉन्सेप्ट्स को डिस्कस करेंगे, जैसे क्लासिफिकेशन ऑफ डेटा हम पढ़ेंगे, देन हम टाइप्स ऑफ डेटा के बारे में पढ़ेंगे, सोर्स ऑफ डेटा के बारे में पढ़ेंगे, मेथड ऑफ डेटा कलेक्शन के बारे में पढ़ेंगे, राइट।
तो फर्स्ट वी नीड टू अंडरस्टैंड व्हाट इज डेटा, डेटा होता क्या है। तो बेसिकली डेटा एक फैक्ट है, एक फिगर है, एक इंफॉर्मेशन है जो आपके डेटा को एनालाइज करने में आपकी हेल्प आउट करता है। अभी मैंने एग्जांपल दिया कि आपका ऑब्जेक्टिव है यू नीड टू चेक द इम्पैक्ट ऑफ फाइनेंशियल लिटरेसी ऑन रिटायरमेंट प्लानिंग। अब फाइनेंशियल लिटरेसी का इम्पैक्ट आप रिटायरमेंट प्लानिंग पे कैसे आइडेंटिफाई करोगे, कैसे चेक करोगे कि फाइनेंशियल लिटरेसी का इम्पैक्ट रिटायरमेंट प्लानिंग पे क्या है। तो उसके लिए यू नीड डेटा। आपको डेटा चाहिए, डेटा के बिना आप ये आइडेंटिफाई नहीं कर सकते कि क्या इम्पैक्ट है फाइनेंशियल लिटरेसी का रिटायरमेंट प्लानिंग पे। तो डेटा इज समथिंग विच इज़ लाइक फिगर, कोई फिगर है, कोई इंफॉर्मेशन है, कोई डिसिप्लिन है, वो आपका डेटा होता है। डेटा इज़ अ कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन। डेटा एक कलेक्शन है आपके इंफॉर्मेशन का जो आपको ये हेल्प आउट करेगा, आपका जो ऑब्जेक्टिव है उसको अचीव करने में हेल्प करेगा। जैसे हमने ऑब्जेक्टिव हमारा फ्रेम किया था कि इम्पैक्ट चेक करना है फाइनेंशियल लिटरेसी का रिटायरमेंट प्लानिंग पे, राइट। तो अब डेटा आपको हेल्प करेगा, आपका सपोर्ट करेगा, आपको एक सपोर्ट सिस्टम देगा कि कैसे आपको अपने डेटा को यूज़ में लेकर आना है और किस तरीके से आपको कंक्लूजन निकालना है कि पॉजिटिव इम्पैक्ट है या नेगेटिव इम्पैक्ट है, राइट। सो डेटा इज़ अ कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन। ये आपके इंफॉर्मेशन का कलेक्शन है, कलेक्शन है आपका। डेटा किसको बोलते हैं? डेटा इज अ कलेक्शन ऑफ व्हाट? इंफॉर्मेशन, राइट। तो वो इंफॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करता है जिसके बेसिस पे आप अपने ऑब्जेक्टिव को फुलफिल करते हो। तो ऑब्जेक्टिव जो आपका पहला स्टेज है और जो सेकंड स्टेज है कलेक्शन ऑफ डेटा, वो इंटर रिलेटेड है। आप डेटा किस चीज़ का कलेक्ट करोगे? जो आपका ऑब्जेक्टिव है, जो आपने अपना ऑब्जेक्टिव फ्रेम किया है। आपने अपना ऑब्जेक्टिव फ्रेम कर लिया, उसके बाद अकॉर्डिंगली आप डेटा को कलेक्ट करोगे, राइट। डेटा क्या है? डेटा इज़ अ कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन जो कि गैदर किया गया है, जो इकट्ठा किया गया है ऑब्जर्व करके, मेजर करके, एनालिसिस करके, घूम के फिर के, लोगों से बात करके। ये सारी चीज़ें होती है कि आपने किस तरीके से डेटा को कलेक्ट किया है, राइट। डेटा समझ में आया कि डेटा क्या होता है? डेटा इज़ अ कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन जो आपको हेल्प करता है आपके ऑब्जेक्टिव को अचीव करने में, राइट। ये नंबर्स के फॉर्म में हो सकता है, ये फिगर्स के फॉर्म में हो सकता है, ये फैक्ट्स के फॉर्म में हो सकता है, किसी भी फॉर्म में हो सकता है। और आप डेटा को अपना कैसे ऑर्गेनाइज करते हो? इन द फॉर्म ऑफ टेबल, इन द फॉर्म ऑफ ग्राफ्स। आप इस तरीके से अपने डेटा को ऑर्गेनाइज करते हो, राइट। सो कलेक्शन ऑफ डेटा समझ में आया, ऑब्जेक्टिव समझ में आया। ऑब्जेक्टिव क्या होता है कि आपका एम क्या है, पर्पस क्या है। फिर डेटा इज समथिंग विच इज कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन, जहाँ पे आपको एक इंफॉर्मेशन का पूरा डेटाबेस मिलता है, वो होता है डेटा, जो कि सपोर्ट सिस्टम है आपके ऑब्जेक्टिव का, जो आपके ऑब्जेक्टिव को हेल्प करेगा अचीव करने में, राइट। सो डेटा समझ में आया, ऑब्जेक्टिव समझ में आया। उसके बाद बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक या बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आप बोल लो डेटा कलेक्शन में, कि आप जब डेटा कलेक्ट करोगे वो बहुत ही केयरफुली करना पड़ेगा, क्योंकि जो आप डेटा कलेक्ट करोगे उसी के बेस पे, उसी डेटा आपका कंप्लीटली बेस करता है आपके ऑब्जेक्टिव अचीवमेंट पे। अगर डेटा में गड़बड़ी की, कलेक्शन ऑफ डेटा में गड़बड़ हुई, तो इट मीन्स कि आपके ऑब्जेक्टिव की फुलफिलमेंट में गड़बड़ हो गई, आप जो कंक्लूजन ड्रॉ करोगे उसमें गड़बड़ी हो गई, राइट। तो आपको बहुत ही केयरफुल रहना है जब आप अपने डेटा कलेक्ट करोगे। डेटा अगर आपने गलत कलेक्ट कर लिया तो उसका जो रिजल्ट आएगा वो मिसलीड होगा, वो डेटा प्रॉपरली नहीं होगा। अगर डेटा आपका प्रॉपरली नहीं है तो आपका रिजल्ट भी प्रॉपरली नहीं है। जो आपने आउटकम निकाला है वो करेक्ट इन्फॉर्मेशन के बेस पे है ही नहीं, तो अगर करेक्ट इन्फॉर्मेशन के बेस पे नहीं है तो उसका आंसर भी करेक्ट नहीं होगा। तो अगर डेटा आपका इनएक्यूरेट है या फिर प्रॉपर तरीके से आपने कलेक्ट नहीं किया है तो आपकी एनालिसिस फॉल्टी होगी, आपका एनालिसिस प्रॉपर रन नहीं होगा, जो आउटपुट आएगा वो वैलिड नहीं होगा, वो इनवैलिड होगा, आप डिसीजन अच्छे से फ्रेम नहीं कर पाओगे। तो डेटा कलेक्शन बहुत ही केयरफुल करना है। जब आप डेटा कलेक्शन की स्टेज पे आते हो, एक सिस्टमैटिक स्टेजेस आपको फॉलो करनी पड़ती है कि किस तरीके से आप डेटा कलेक्ट करोगे, किससे आप डेटा कलेक्ट करोगे। ये सारी चीज़ हम डेटा ऑफ कलेक्शन में डिटेल में आगे पढ़ेंगे, ठीक है। तो डेटा आप जब कलेक्ट करोगे, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है डेटा को कलेक्ट करना एक सिस्टमैटिक तरीके से, एक अच्छे तरीके से, एक केयरफुल तरीके से। आपका बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है डेटा को कलेक्ट करना, राइट। अगर डेटा कलेक्शन नहीं हुआ प्रॉपरली तो आपका रिजल्ट अच्छा नहीं आएगा, वो इनएक्यूरेट आएगा, आप डिसीजन फ्रेम नहीं कर सकते, करेक्ट। अब हम पढ़ते हैं सोर्सेज ऑफ डेटा। अब डेटा हमने पढ़ लिया कि डेटा क्या होता है, हमने ये भी समझ लिया कि हमको डेटा बहुत सिस्टमैटिक तरीके से, बहुत केयरफुल तरीके से कलेक्ट करना है। उसके बाद हम सोर्स के बारे में जब पढ़ते हैं तो हमारे पास दो सोर्स अवेलेबल है, प्राइमरी
और सेकेंडरी। अब प्राइमरी सोर्स बोलो या सेकेंडरी सोर्स बोलो, प्राइमरी डेटा या सेकेंडरी डेटा, ये इंटर रिलेटेड है। सोर्स के बेसिस पे टाइप ऑफ डेटा होता है। तो पहले हम डिस्कस करेंगे सोर्स ऑफ डेटा, जिसमें आप पहले पढ़ोगे प्राइमरी सोर्स, देन हम पढ़ेंगे सेकेंडरी सोर्स। तो बेसिकली प्राइमरी सोर्स क्या होता है? प्राइमरी सोर्स वो होता है जहाँ पे आप खुद ही सोर्स हो अपने डेटा का, कि आपने जो डेटा कलेक्ट किया है वो खुद से ही किया है। प्राइमरी सोर्स इज वन दैट इटसेल्फ कलेक्ट द डेटा, जो खुद से ही डेटा को कलेक्ट कर रहा है, वो होता है प्राइमरी सोर्स। उसके बाद सेकेंडरी सोर्स क्या होता है? सेकेंडरी सोर्स होता है जो आपने किसी दूसरी एजेंसी से, किसी दूसरे ऑर्गेनाइजेशन से कलेक्ट किया है, वो आपका सोर्स हो गया। सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन क्या है? कि आप किसी और के ऊपर डिपेंड कर रहे हो सेकेंडरी के केस में। और प्राइमरी सोर्स क्या है? सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन क्या है आपके प्राइमरी सोर्स के केस में? कि आप डेटा खुद से ही कलेक्ट कर रहे हो। ठीक है, तो प्राइमरी सोर्स में आप खुद ही सोर्स हो अपने डेटा कलेक्शन का, लेकिन सेकेंडरी सोर्स में आप खुद सोर्स नहीं हो डेटा कलेक्शन का, आप किसी और ऑर्गेनाइजेशन से डेटा को कलेक्ट कर रहे हो। तो ये दो सोर्स है हमारे डेटा कलेक्शन के। उसके बाद हम एडवांटेज और डिसएडवांटेज के बारे में स्टडी करें तो सेकेंडरी सोर्स जो होता है, जो सेकेंडरी इन्फॉर्मेशन जो हमारे पास होती है, वो ज़रूरी नहीं एक्यूरेट हो, राइट, वो मिसलीड भी कर सकती है। अब सेकेंडरी सोर्स है, मतलब उसने किसी और से डेटा लिया होगा, उसके पास भी फ्रेश डेटा नहीं है, प्राइमरी डेटा नहीं है उसके पास। प्राइमरी डेटा और सेकेंडरी डेटा हम इसके आगे स्टडी करेंगे तो आपको और ज़्यादा अच्छे से क्लियर होगा कि प्राइमरी डेटा क्या होता है, सेकेंडरी डेटा क्या होता है। बट अभी सेकेंडरी सोर्स के बारे में जब हम स्टडी करते हैं तो सेकेंडरी सोर्स का एक डिसएडवांटेज है कि उसका जो डेटा होता है वो पूरा 100% एक्यूरेट नहीं होता, राइट, उसमें भी मिस्टेक होने के चांसेस होते हैं। जैसे आप कोई किसी वेबसाइट से इन्फॉर्मेशन निकालते हो तो ज़रूरी तो नहीं ना कि वो 100% करेक्ट हो, ये हमारा सेकेंडरी सोर्स में होता है। सेकेंडरी सोर्स में जो इन्फॉर्मेशन अवेलेबल होती है उसमें मिस्टेक होने के चांसेस होते हैं। लेकिन जब आप प्राइमरी सोर्स से डेटा कलेक्ट करते हो, क्योंकि प्राइमरी सोर्स से जब आप डेटा कलेक्ट करते हो वहाँ पे चांसेस कम हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ पे आप खुद एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहे हो, आप खुद एक्टिवली डेटा को कलेक्ट कर रहे हो, तो वहाँ पे चांसेस कम हो जाते हैं और सेकेंडरी सोर्स में चांसेस ज़्यादा होते हैं मिस्टेक होने का, राइट, क्योंकि वो भी कॉपीड डेटा है। अब कॉपीड डेटा ज़रूरी तो नहीं ना कि अच्छे तरीके से कॉपी होके वहाँ पे गैदर किया हो, रिकॉर्ड किया गया हो, तो वहाँ पे भी चांसेस होते हैं डेटा गलत तरीके से प्रेजेंट करने का या फिर गलत इन्फॉर्मेशन प्रेजेंट हो, वहाँ पे एक्यूरेसी कम होती है, राइट। उसके बाद जब हम प्राइमरी सोर्स के बारे में बात करते हैं तो एक कॉपी ऑफ स्केड्यूल को इंक्लूड करता है। जब आप प्राइमरी सोर्स यूज़ करते हो तो उसमें एक पूरा डिटेल्ड स्टेप्स होते हैं, पूरा प्रोसेस होता है कि आपने कहाँ से डेटा कलेक्ट किया है, क्या आपका सैम्पल साइज़ है, क्या क्या क्वेश्चंस आपने पूछे हैं, कौन कौन से सोर्सेज से आपने डेटा कलेक्ट किया है, क्या आपका टेक्निक रही है, कौन से आपने स्टेजेस फॉलो किया, तो एक पूरा प्रॉपर डिटेल्ड होता है। प्राइमरी सोर्स यूजुअली शोज डेटा इन अ ग्रेटर डिटेल, उसमें सारे स्टेप्स की इंफॉर्मेशन बहुत ही डिटेल में गिवन होती है कि आपने डेटा कहाँ से कलेक्ट किया है, कौन सी टेक्निक यूज़ की है, कौन सी आपकी टारगेट पॉपुलेशन थी, किन लोगों से आपने डेटा कलेक्ट किया है, एक्सपर्ट से आपने डेटा कलेक्ट किया है या फिर आपने एक्सपर्ट से डेटा कलेक्ट नहीं किया है, वो सारी इन्फॉर्मेशन इजीली अवेलेबल होती है इन केस ऑफ प्राइमरी सोर्स। तो जब हम कंपेयर करते हैं सेकेंडरी सोर्स और प्राइमरी सोर्स को, तो प्राइमरी सोर्स के एडवांटेजेस ज़्यादा होते हैं, रिलायबल ज़्यादा होते हैं एज़ कम्पेयर टू सेकेंडरी सोर्स, क्योंकि सेकेंडरी सोर्स में जो डेटा हमारे पास अवेलेबल होता है या फिर जो हम किसी और सोर्स से गैदर कर रहे हैं वो ज़रूरी नहीं कि 100% एक्यूरेट हो, राइट, वहाँ पे चांसेस होते हैं मिस्टेक होने के, वहाँ पे चांसेस होते हैं जो आपको इन्फॉर्मेशन मिल रही है वो पूरी 100% करेक्ट ना हो। लेकिन जब हम प्राइमरी सोर्स के बारे में बात करते हैं तो प्राइमरी सोर्स में वो इन्फॉर्मेशन अवेलेबल होती है जो आपने खुद से कलेक्ट की है, राइट। तो आप अपने ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए जो इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करोगे वो आप खुद से करोगे इन केस ऑफ प्राइमरी सोर्स, तो वहाँ पे एक्यूरेसी ज़्यादा होती है, राइट। तो ये थे एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ सेकेंडरी सोर्स और प्राइमरी सोर्स, राइट। उसके बाद हम पढ़ते हैं टाइप ऑफ डेटा। तो ऑन द बेसिस ऑफ सोर्सेज वी हैव टू टाइप ऑफ डेटा, फर्स्ट वन इज प्राइमरी डेटा एंड सेकेंड वन इज सेकेंडरी डेटा। तो प्राइमरी डेटा क्या होता है? जो आप प्राइमरी सोर्स से कलेक्ट करते हो। प्राइमरी सोर्स क्या होता है? खुद से। प्राइमरी सोर्स में हमने अभी पहले क्या पढ़ा कि प्राइमरी सोर्स हमारा वो सोर्स है जहाँ पे आप
खुद इन्वॉल्व हो, जहाँ पे आप डेटा खुद से कलेक्ट कर रहे हो। तो जब हम प्राइमरी डेटा के बारे में बात करते हैं, टाइप ऑफ डेटा के बारे में बात कर रहे हैं और उसके अंदर हम प्राइमरी डेटा के बारे में बात कर रहे हैं, तो प्राइमरी डेटा आपका वो डेटा होता है जिसमें आपने इन्फॉर्मेशन खुद से कलेक्ट की है, जिसमें इन्फॉर्मेशन आपने प्राइमरी सोर्स से कलेक्ट की है, राइट। आपका प्राइमरी डेटा बेस करता है आपके प्राइमरी सोर्स के ऊपर, जहाँ पे आपने इन्फॉर्मेशन कलेक्ट किया ऑन द बेसिस ऑफ प्राइमरी सोर्स। जैसे आपने इंटरव्यू कंडक्ट कर लिया, आपने सर्वे कंडक्ट कर लिया, आपने टेलीफोन पे बात कर ली, आपने ईमेल के थ्रू कम्युनिकेट कर लिया, जहाँ पे आप खुद जाके डेटा कलेक्ट कर रहे हो, वो होता है प्राइमरी डेटा। प्राइमरी डेटा बेसिकली वो डेटा होता है जो फ्रेश डेटा है, जो फर्स्ट हैंडेड डेटा है, जो आपने खुद अपनी स्टडी के लिए जाके कलेक्ट किया है, जो डेटा आपकी स्टडी के लिए रिलायबल है, जो डेटा आपकी स्टडी में फिट हो रहा है, वो डेटा आप कलेक्ट कर रहे हो, वो होती है प्राइमरी डेटा। प्राइमरी डेटा होता है फर्स्ट हैंड डेटा, फ्रेश डेटा, जहाँ पे आप खुद से ही जाके अपनी स्टडी के अकॉर्डिंगली डेटा को कलेक्ट कर रहे हो। वो हो सकता है सर्वे के फॉर्म में, कि आपने सर्वे कंडक्ट कर लिया और उसके बेसिस पे आप इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर रहे हो, या फिर वो हो सकता है टेलीफोनिक इंटरव्यू के बेसिस पे, या फिर हो सकता है वो फेस टू फेस इंटरव्यू के बेस पे, या ऑनलाइन इंटरव्यू कंडक्ट कर लिया, या फिर आप किसी ना किसी तरीके से खुद ही अपने जो आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहा है उससे कनेक्ट कर रहे हो, आप खुद जाके अपने रिसर्च का डेटा कलेक्ट कर रहे हो, वो होता है प्राइमरी डेटा। अगर मैं क्रक्स की बात करूँ तो प्राइमरी डेटा वो डेटा होता है जिसमें आप फर्स्ट हैंडेड कलेक्ट करते हो, आप खुद से कलेक्ट कर रहे हो इन द फॉर्म ऑफ सर्वे, इन द फॉर्म ऑफ interview, in the form of telephonic round and many more, राइट। तो वो होता है फर्स्ट हैंडेड डेटा, फ्रेश डेटा। तो ये होता है हमारा प्राइमरी डेटा। नेक्स्ट वी हैव सेकेंडरी डेटा। सेकेंडरी डेटा क्या होता है? तो जर्नली हमने खुद से कलेक्ट नहीं किया। सेकेंडरी डेटा हमारा वो डेटा होता है जो प्राइमरी डेटा नहीं है। प्राइमरी डेटा में हमने खुद से इन्फॉर्मेशन कलेक्ट की थी, लेकिन जब हम सेकेंडरी डेटा के बारे में बात करें तो सेकेंडरी डेटा में हमने इन्फॉर्मेशन किसी और से लिया है, किसी ऑर्गेनाइजेशन से ले ली, किसी वेबसाइट से ले ली, या किसी सोर्स ऑफ इनकम इन्फॉर्मेशन से ले ली। बेसिकली जो डेटा हमने खुद से कलेक्ट नहीं किया, किसी और से कलेक्ट किया है, किसी पब्लिश सोर्स से कलेक्ट किया, अनपब्लिश्ड सोर्स से कलेक्ट किया, वो होता है हमारा सेकेंडरी डेटा। सेकेंडरी डेटा बेसिकली सेकेंडरी डेटा इज द डेटा विच आर नॉट ओरिजिनली कलेक्टेड। वो ओरिजिनली कलेक्ट नहीं किया गया है। जो हमारा स्टडी जो भी इंडिविजुअल स्टडी कंडक्ट कर रहा है उसने खुद से जाके डेटा को कलेक्ट नहीं किया है, उसने किसी और से ऑब्टेन्ड किया है, पब्लिश्ड सोर्स से किया है या अनपब्लिश्ड सोर्स से किया है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन उसने खुद से कलेक्ट नहीं किया, उसने किसी और के ऊपर डिपेंड कर वो इंडिविजुअल किसी और के ऊपर डिपेंड होके उसी डेटा को कलेक्ट किया है। जैसे सेंसस प्राइमरी डेटा भी है और सेकेंडरी डेटा भी है। सेंसस क्या होता है? जैसे मैं बोलूँ कि जो गवर्नमेंट है वो जनगणना कराती है, वो पॉपुलेशन को काउंट करती है कि इंडिया में कितनी पॉपुलेशन है। तो वो कैसे करती है? गवर्नमेंट के लिए ये डेटा कलेक्ट करना बहुत इजी है क्योंकि उनके पास रिसोर्सेज अवेलेबल है, टाइम है, मनी है, जो भी रिसोर्सेज रिक्वायर्ड है उस डेटा को कलेक्ट करने के लिए वो उनके पास अवेलेबल है। लेकिन अगर आप एज अ इंडिविजुअल बात करो, अगर मैं आपको बोलूँ कि आप जाओ और जनगणना करो, पूरे इंडिया में कितनी पॉपुलेशन है उसको काउंट करो, तो ये बहुत डिफिकल्ट टास्क है, आप नहीं कलेक्ट कर सकते। तो ये गवर्नमेंट का टास्क है, गवर्नमेंट का डेटा कलेक्ट करती है कि इंडिया में कितनी पॉपुलेशन है, क्योंकि उनके पास रिसोर्सेज अवेलेबल है। अब ये सेंसस का डेटा गवर्नमेंट के लिए प्राइमरी डेटा हो गया क्योंकि उन्होंने खुद से कलेक्ट किया है। लेकिन आप या मैं हमारी स्टडी में सेंसस को रिकॉर्ड करते हैं या फिर उसका यूज़ करते हैं तो वो हमारे लिए सेकेंडरी डेटा हो गया, क्योंकि प्राइमरी डेटा तो गवर्नमेंट ने कलेक्ट किया है, गवर्नमेंट ने फ्रेश डेटा कलेक्ट किया है। अब गवर्नमेंट का डेटा हमने हमारी स्टडी में यूज़ किया है, वो होता है सेकेंडरी डेटा, जो हमारा खुद का डेटा नहीं होता, हमने किसी और सोर्स से लिया है। तो सेंसस हमारा प्राइमरी डेटा भी हो सकता है, लेकिन किसके केस में? गवर्नमेंट के केस में। और सेकेंडरी डेटा कब हुआ? जब हमने गवर्नमेंट की इंफॉर्मेशन खुद के रिसर्च में, खुद की स्टडी में, खुद के ऑब्जेक्टिव को फुलफिल करने के लिए यूज़ की गई। तो सेंसस प्राइमरी डेटा हो गया फॉर द गवर्नमेंट एंड सेकेंडरी डेटा हो गया हमारे लिए, राइट। तो ये थे टाइप ऑफ डेटा, प्राइमरी डेटा एंड सेकेंडरी डेटा। प्राइमरी डेटा वो डेटा होता है जो आपने खुद से कलेक्ट किया है, फर्स्ट हैंड डेटा, और सेकेंडरी डेटा वो डेटा होता है जिसमें आपने इन्फॉर्मेशन खुद से कलेक्ट नहीं की, आपने किसी और से कलेक्ट की, राइट। अब हम पढ़ते हैं डिफरेंस बिटवीन प्राइमरी डेटा एंड सेकेंडरी डेटा। अब हमने डिस्कस किया प्राइमरी डेटा क्या होता है, सेकेंडरी डेटा क्या होता है, उसके बेसिस पे बहुत क्लियर है कि सेकेंडरी डेटा और प्राइमरी डेटा और सेकेंडरी डेटा में क्या डिफरेंस है। तो बेसिकली जब हम बात करते हैं मेन डिफरेंस की तो एक ही डिफरेंस है,
डिग्री का, कि वो डेटा मेरे लिए प्राइमरी है लेकिन किसी और के लिए सेकेंडरी हो सकता है, राइट। जैसे कि हमने अभी एग्जांपल डिस्कस किया सेंसस का, वो गवर्नमेंट के लिए तो प्राइमरी है लेकिन हमारे लिए सेकेंडरी है। तो ये डिग्री है कि सेम डेटा किसी और के लिए प्राइमरी हो सकता है और हमारे लिए सेकेंडरी हो सकता है, राइट। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है डिफरेंस इज ओनली डिग्री, डिग्री का डिफरेंस है कि जो सेम डेटा है सेंसस का डेटा हमारी स्टडी के लिए, अगर हम गवर्नमेंट का कोई भी डेटा हमारी स्टडी में यूज़ करते हैं तो वो हमारे लिए सेकेंडरी इन्फॉर्मेशन हो गई, वो सेकेंडरी डेटा हो गया, वो सेकेंडरी सोर्स से कलेक्ट किया है इसलिए वो सेकेंडरी डेटा हो गया। लेकिन अगर वो ही डेटा हम गवर्नमेंट का पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्कस करें तो गवर्नमेंट ने तो प्राइमरी सोर्स यूज़ किया है ना, तो गवर्नमेंट के लिए वो प्राइमरी डेटा हो गया। तो सेम डेटा एक इंडिविजुअल के लिए, एक बॉडी के लिए, एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए प्राइमरी डेटा हो सकता है और सेम डेटा दूसरे इंडिविजुअल के लिए, दूसरी ऑर्गेनाइजेशन के लिए सेकेंडरी डेटा हो सकता है, राइट। तो ये था हमारा डिफरेंस बिटवीन प्राइमरी एंड सेकेंडरी सोर्स। अब हम एडवांटेज के बारे में बात करें सेकेंडरी डेटा के बारे में, तो सेकेंडरी डेटा हाईली कन्वीनियंट होता है, बहुत इजीली आपको मिल जाएगा, वेबसाइट पे अवेलेबल है। जैसे मैं एग्जांपल लूँ स्टॉक मार्केट का डेटा, मुझे स्टॉक मार्केट का डेटा चाहिए लास्ट 10 ईयर का या लास्ट 5 ईयर का, तो मैं क्या करूँगी, मैं एनएसई की वेबसाइट पर जाऊँगी, मैं ईजिली एक क्लिक करूँगी और मेरे को एक्सेल फाइल में पूरा डेटा कलेक्ट होके आ जाएगा। तो वो बहुत कन्वीनियंट है, आप कहीं से भी उस डेटा को एक्सेस कर सकते हो। तो सेकेंडरी डेटा बहुत इजीली अवेलेबल होता है, राइट। मच क्विकर, आप बहुत जल्दी से कर सकते हो, टाइम की इसमें इतनी रिक्वायरमेंट नहीं है। आपको बस पता होना चाहिए कि आपका सोर्स क्या है। आपको पता है सेकेंडरी डेटा का सोर्स क्या है, सेकेंडरी डेटा का सोर्स सेकेंडरी सोर्स है जहाँ पे आपको इन्फॉर्मेशन ऑलरेडी अवेलेबल है, बस आपको उसको यूज़ करना है, आपको उसको डाउनलोड करना है। तो आप वेरियस वेबसाइट को यूज़ करके उस डेटा को डाउनलोड कर सकते हो, यूज़ कर सकते हो, तो बहुत फास्ट वे में आपको वो डेटा अवेलेबल हो जाएगा। उसके बाद जब सेकेंडरी डेटा के बारे में जब हम स्टडी करते हैं तो सेकेंडरी डेटा उन फील्ड में भी अवेलेबल होता है जिसमें प्राइमरी डेटा को कलेक्ट करना बहुत ही डिफ़िकल्ट है। वही मैं एग्जांपल लेती हूँ सेंसस का। अगर आप इंडिविजुअल या फिर किसी एक ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बात करें, आपको सेंसस को सेंसस का डेटा यूज़ करना है तो वो आपके लिए सेकेंडरी सोर्स होगा क्योंकि वो डेटा गवर्नमेंट कलेक्ट कर रही है, राइट। तो सेकेंडरी डेटा उस सिचुएशन में पॉसिबल होता है जहाँ पे प्राइमरी डेटा को कलेक्ट करना इम्पॉसिबल होता है। सेंसस मैं अगर बात करूँ पॉपुलेशन कलेक्ट करने की तो मैं नहीं कर सकती, ये मेरे लिए बहुत डिफ़िकल्ट है। तो मेरे पास इंफॉर्मेशन है अवेलेबल जो कि गवर्नमेंट ने प्रोवाइड की है। समझ में आया? तो सेकेंडरी डेटा उन फील्ड का भी अवेलेबल होता है जिसमें प्राइमरी डेटा को कलेक्ट करना डिफ़िकल्ट हो जाता है, राइट। फिर उसके बाद जैसे मैंने अभी एग्जांपल बताया कि सेंसस का जो डेटा है वो इंडिविजुअली कलेक्ट नहीं कर सकता लेकिन गवर्नमेंट कर सकती है, राइट। तो उस फील्ड में भी अवेलेबल है। अब हम बात करते हैं डिसएडवांटेज ऑफ सेकेंडरी डेटा। अब डिसएडवांटेज क्या है, डेटा को फाइंड करना बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है क्योंकि कई बार क्या होता है हमें राइट सोर्स नहीं पता होता है। हमें ये तो पता है कि सेकेंडरी डेटा जो सेकेंडरी डेटा है उसकी इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है लेकिन उसका सोर्स हमें नहीं पता है, तो उसको फाइंड आउट करना बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाता है। तो हम इजीली उसको फाइंड नहीं कर सकते, उसको क्लियर करना, उसकी क्लीनिंग करना, उसको ऑर्गेनाइज करना बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाता है, राइट। उसके बाद हम सेकेंडरी डेटा को बिल्कुल कम्प्लीटली एक्यूरेट नहीं बोल सकते कि ये 100% रिलायबल है क्योंकि ये इन्फॉर्मेशन किसी और ने कलेक्ट किया। अगर जो इन्फॉर्मेशन हम खुद से कलेक्ट करते हैं तो हम 100% श्योर होते हैं कि ये डेटा मैंने खुद से कलेक्ट किया है, इसकी डिटेल नॉलेज मुझे पूरी है, तो ये ज़्यादा रिलायबल है। लेकिन सेकेंडरी सोर्स में ऐसा नहीं होता है। सेकेंडरी सोर्स में एक्यूरेसी का बहुत ही बड़ा प्रॉब्लम होता है, बहुत ही ज़्यादा, मतलब एक्यूरेसी एक तरीके से हो जाता है कि डेटा अगर सेकेंडरी है तो वहाँ पे एक्यूरेसी का क्वेश्चन मार्क आ गया क्योंकि वो आपने खुद से कलेक्ट नहीं किया है, उसकी रिलायबिलिटी, उसकी वैलिडिटी, वहाँ पे क्वेश्चंस आते हैं। तो बेसिकली सेकेंडरी डेटा का ये एक ड्रॉबैक भी है कि सफिशिएंट एक्यूरेसी नहीं होती है सेकेंडरी डेटा में क्योंकि वो कहीं और से कॉपी किया गया है। अब कॉपी करते हुए आपने कोई मिस्टेक कर दी तो डेटा तो ख़राब हो गया ना, तो वो सेकेंडरी डेटा की एक्यूरेसी डाउन हो गई। उसके बाद अब हमें चॉइस अगर क्रिएट करनी है या हमने सेलेक्ट करना है प्राइमरी डेटा या सेकेंडरी डेटा में, तो आप कौन सा डेटा सेलेक्ट करोगे। तो बेसिकली ये डिपेंड करता है आपके वेरियस स्टेप्स पे, वेरियस कंसर्न पे, जैसे नेचर एंड स्कोप। आपकी स्टडी का नेचर क्या है, स्कोप क्या है,
आपका सेकेंडरी डेटा और प्राइमरी डेटा डिपेंड करता है कि आपकी स्टडी का नेचर क्या है, स्कोप क्या है। अगर आपका नेचर मैच करता है सेकेंडरी डेटा से तो आप सेकेंडरी डेटा यूज़ करो, स्कोप मैच करता है सेकेंडरी डेटा से तो आप सेकेंडरी डेटा यूज़ करो। अगर आपका नेचर एंड स्कोप मैच करता है प्राइमरी डेटा से तो आप प्राइमरी डेटा यूज़ करो। आपको हाई एक्यूरेसी चाहिए, आपके पास इतने रिसोर्सेज अवेलेबल है जिससे आप प्राइमरी डेटा को कलेक्ट कर सको तो आप प्राइमरी डेटा यूज़ करो। अगर आपके पास रिसोर्सेज अवेलेबल नहीं है और आपका काम ईजिली सेकेंडरी डेटा से हो सकता है तो आप सेकेंडरी डेटा यूज़ कर सकते हो, आप सेकेंडरी सोर्स यूज़ कर सकते हो। नेक्स्ट, अवेलेबिलिटी ऑफ फाइनेंशियल रिसोर्सेज। अगर आपके पास फाइनेंशियल रिसोर्सेज अवेलेबल हैं तो आप प्राइमरी डेटा कर सकते हो। अगर वहीं आपका प्रॉब्लम है, आपको डिफ़िकल्टी है रिसोर्सेज को अरेंज करने में, तो सेकेंडरी डेटा आपके लिए यूज़फुल रहेगा। फिर उसके बाद अवेलेबिलिटी ऑफ टाइम। आप जब प्राइमरी डेटा के बारे में बात करते हो तो वहाँ पे टाइम कंज्यूमिंग है। प्राइमरी डेटा इज़ अ टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस, वहाँ पे टाइम बहुत ज़्यादा लगता है। लेकिन जब आप सेकेंडरी डेटा के बारे में बात करते हो उसको कलेक्ट करना इतना डिफिकल्ट नहीं होता, इतने टाइम की रिक्वायरमेंट नहीं होती। जैसे अभी एग्जांपल लिया मैंने सेंसस का, तो सेंसस का डेटा ऑलरेडी अवेलेबल है, हमें पता है इंडिया की क्या पॉपुलेशन है। जैसे दूसरा एग्जाम्पल हो गया स्टॉक मार्केट। स्टॉक मार्केट की इन्फॉर्मेशन हमें पता है कहाँ से मिलेगी, आप NSE की वेबसाइट से ले लो, आप yahoo.com से ले लो, आप कहीं से भी उसकी जो इन्फॉर्मेशन है वो इजीली कलेक्ट कर सकते हो। तो अगर आपके पास टाइम का कंस्ट्रेंट नहीं है, आपके पास इनफ टाइम अवेलेबल है, तो आप प्राइमरी डेटा यूज़ कर सकते हो जिससे आपकी एक्यूरेसी, आपकी वैलिडिटी, आपकी रिलायबिलिटी हाई रहेगी। लेकिन अगर आपके पास टाइम की प्रॉब्लम है, आपके पास इतना सफिशिएंट टाइम अवेलेबल नहीं है, तो आप सेकेंडरी सोर्स यूज़ करो। उसके बाद डिग्री ऑफ एक्यूरेसी, वही मैं बोलती हूँ कि अगर आपको अपने डेटा में हाई एक्यूरेसी चाहिए तो आप प्राइमरी डेटा यूज़ करो। लेकिन आप एक्यूरेसी के साथ कॉम्प्रोमाइज़ कर सकते हो या एक्यूरेसी आपका मेन कंसर्न नहीं है तो आप सेकेंडरी डेटा यूज़ कर सकते हो। उसके बाद हम मेथड्स पढ़ेंगे कि मेथड्स क्या होता है कलेक्टिंग ऑफ प्राइमरी डेटा। तो बेसिकली हमारे पास वेरियस मेथड्स होते हैं कलेक्ट करने की, जिसमें पहला मेथड है डायरेक्ट पर्सनल इंटरव्यू। अब आपने प्राइमरी डेटा को कलेक्ट करना है। प्राइमरी डेटा क्या होता है, जो आपने खुद से कलेक्ट किया है इन द फॉर्म ऑफ सर्वे, इन द फॉर्म ऑफ टेलीफोनिक, इन द फॉर्म ऑफ ईमेल कॉन्वर्सेशन। इनके बेसिस पे आपने डेटा कलेक्ट किया, जो आपने फ्रेश डेटा कलेक्ट किया, आपने खुद से डेटा कलेक्ट किया, वो होता है प्राइमरी डेटा। अब प्राइमरी डेटा के कुछ मेथड्स होते हैं। फर्स्ट मेथड है डायरेक्ट पर्सनल इंटरव्यू। डायरेक्ट पर्सनल इंटरव्यू क्या होता है कि आपने डेटा कलेक्ट करना है, आपने डायरेक्ट पर्सनली कॉल किया किसी इंडिविजुअल को, आपने उसका इंटरव्यू कंडक्ट किया और आपने इन्फॉर्मेशन ले ली जो मैच करती है आपके ऑब्जेक्टिव से, राइट। कि आपको अपना ऑब्जेक्टिव फुलफिल करना है, उसके बेसिस पे आपके सर्टेन क्वेश्चंस हैं जो आपको पूछने हैं इंडिविजुअल से। तो आपने क्या किया, आपने डायरेक्ट पर्सनल इंटरव्यू ले लिया। या तो आपने 1-to-1 या ऑनलाइन या फ़ोन पे किसी भी तरीके से आपने उस इंडिविजुअल के साथ टाइम फिक्स किया, उसे मीटिंग कंडक्ट की, उसका टाइम लिया या खुद का टाइम फ्री स्लॉट अवेलेबल कराया और आप दोनों ने एक दूसरे के साथ कॉन्वर्सेशन क्रिएट की। वहाँ पे हो गया आपका डायरेक्ट पर्सनल इंटरव्यू, जहाँ पे आपने खुद से ही जाके इंडिविजुअल का इंटरव्यू लिया, वहाँ से आपने डेटा कलेक्ट किया, वो होता है डायरेक्ट पर्सनल इंटरव्यू। नेक्स्ट वी हैव मेल्ड क्वेश्चनरी मेथड। अब इसमें क्या होता है कि आपने फॉर एग्जाम्पल, पहले हमने एग्जाम्पल लिया था फर्स्ट स्लाइड में जहाँ पे हम अपने ऑब्जेक्टिव को क्रिएट कर रहे थे कि यू वांट टू चेक द इम्पैक्ट ऑफ फाइनेंशियल लिटरेसी ऑन रिटायरमेंट प्लानिंग। अब फाइनेंशियल लिटरेसी को कैसे मेजर करना है, रिटायरमेंट प्लानिंग को कैसे मेजर करना है, उनके सर्टेन स्टेटमेंट्स है। आपके पास कुछ क्वेश्चंस है जिसके बेसिस पे आप ये फाइंड आउट करोगे कि फाइनेंशियल लिटरेसी क्या है। कुछ क्वेश्चंस आपके रिटायरमेंट प्लानिंग के ऊपर है कि आप रिटायरमेंट प्लानिंग को किस तरीके से मेजर करोगे। तो उनका एक फॉर्म क्रिएट कर लिया, फाइनेंशियल लिटरेसी के कुछ क्वेश्चंस पूछ लिए, रिटायरमेंट प्लानिंग के कुछ क्वेश्चंस पूछ लिए और उनको सर्कुलेट कर दिया। आपने उसको गूगल फॉर्म में क्रिएट किया और आपने सर्कुलेट कर दिया कि 5 लाइकेट स्केल है, या फिर आपने रेटिंग दे दी 1 2 3 4 5 ये स्टेटमेंट्स है और इनको रेट करो। तो इस तरीके से आपने अपने गूगल फॉर्म को, क्वेश्चनरी को फ्लॉट कर दिया और उसके बेसिस पे डेटा को कलेक्ट कर लिया। ये होता है मेल्ड क्वेश्चनरी मेथड, जिसमें आपने अपने क्वेश्चन फॉर्म को, गूगल फॉर्म को सर्कुलेट कर लिया और डेटा को कलेक्ट कर लिया, राइट। ये था सेकेंड मेथड जिसमें हमने पढ़ा मेल्ड क्वेश्चनरी मेथड। हमने 2 मेथड कवर किए हैं, डायरेक्ट पर्सनल इंटरव्यू एंड सेकेंड इज मेल्ड क्वेश्चनरी मेथड। नेक्स्ट वी हैव इनडायरेक्ट ओरल इंटरव्यू। इनडायरेक्ट ओरल इंटरव्यू क्या होता है, बेसिकली यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल मुझे डेटा कलेक्ट करना है किसी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन से जहाँ पे मैं डायरेक्ट कनेक्ट नहीं कर सकती उस ऑर्गेनाइजेशन से, लेकिन कोई एजेंसी, कोई इंडिविजुअल, कोई मीडिएटर ऐसा है जिसके थ्रू मैं उस इंफॉर्मेशन को कलेक्ट कर सकती हूँ उस ऑर्गेनाइजेशन की,
राइट। फॉर एग्जाम्पल मुझे किसी ऑफिसर का डेटा कलेक्ट करना है, तो मैं डायरेक्टली ऑफिसर से जाके नहीं मिल सकती, क्योंकि मैं एक नॉर्मल इंडिविजुअल हूँ। एक नॉर्मल इंडिविजुअल का किसी हायर अथॉरिटी से मिलना इज़ अ वेरी डिफिकल्ट टास्क, राइट। तो मैं किसी ऐसे इंडिविजुअल को आइडेंटिफाई करूँगी जो मेरे और उस हायर अथॉरिटी के बीच में मीडिएटर का रोल प्ले करेगा। तो इसमें क्या होता है इनडायरेक्ट ओरल इंटरव्यू में, कि मैं अपनी इन्फॉर्मेशन जो मुझे कलेक्ट करनी है वो इन्फॉर्मेशन मैं दूंगी मीडिएटर को, मीडिएटर जाएगा हायर अथॉरिटी के पास, हायर अथॉरिटी उसको इन्फॉर्मेशन देगी और वो मुझे पास करेगी। तो बेसिकली यहाँ पे 3 कम्युनिकेशन हो गए। मैंने अपनी इन्फॉर्मेशन जो मुझे कलेक्ट करनी थी उसकी इन्फॉर्मेशन मैंने दी मिडिल मैन को, मीडिएटर को, मीडिएटर ने क्या किया, वो इन्फॉर्मेशन कलेक्ट की हायर अथॉरिटी से, हायर अथॉरिटी ने वो इन्फॉर्मेशन दी मीडिएटर को, मीडिएटर ने मुझे दी। तो ये होता है इनडायरेक्ट ओरल इंटरव्यू। एक साइकिल होती है जिसमें 3 स्टेजेस आती हैं, जिसमें मैं, मीडिएटर और फाइनल अथॉरिटी जिससे मुझे डेटा कलेक्ट करना है, राइट। ये होता है इनडायरेक्ट ओरल इंटरव्यू। क्योंकि समटाइम्स ये हो जाता है कि हम डायरेक्टली इंटरव्यू नहीं कंडक्ट कर सकते, हम इंफॉर्मेशन नहीं कलेक्ट कर सकते किसी हायर अथॉरिटी से, हम किसी ऑर्गेनाइज बॉडी से खुद जाके हम डेटा को कलेक्ट नहीं कर सकते। इसलिए हमें रिक्वायरमेंट होती है ऐसे मीडिएटर की जो हमें इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करे या फिर कराए किस तरीके से, जो भी इंफॉर्मेशन हमें रिक्वायर्ड है उस सोर्स के पास जाके, करेक्ट। तो मैंने अपनी प्रॉब्लम, अपना ऑब्जेक्टिव, अपने क्वेश्चंस पास ऑन किए किसको, मीडिएटर को, मीडिएटर ने क्या किया, आगे पास ऑन किए। अब उसने इन्फॉर्मेशन दी मीडिएटर को, मीडिएटर ने मुझे दी, तो एक चैनल क्रिएट हो गया। ये होता है इनडायरेक्ट ओरल इंटरव्यू। उसके बाद है नेक्स्ट, इन्फॉर्मेशन फ्रॉम कॉरस्पॉन्डेंट। अब क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल मुझे पूरे इंडिया से डेटा कलेक्ट करना है, तो मैं क्या करूँगी, मैं एक कॉरस्पॉन्डेंट इंडिविजुअल या एजेंट को क्रिएट करूँगी कि मेरे बेसिस पे दिल्ली एनसीआर से डेटा आप कलेक्ट करके दोगे, गुजरात से आप कलेक्ट करके दोगे, या यूपी से आप करके दोगे, पंजाब से आप करके दोगे। तो इस तरीके से डिफरेंट लोकेशन पे अपने एजेंट्स को भेजना और उनके थ्रू डेटा कलेक्ट करना, वो होता है इन्फॉर्मेशन फ्रॉम कॉरस्पॉन्डेंट। कि आप खुद ना जाके आपने अपना ही कोई एजेंट वहाँ पे अवेलेबल कराया और उसके बेसिस पे डेटा को कलेक्ट किया। तो ये थे कुछ मेथड्स जिसके बेसिस पे आप प्राइमरी डेटा को कलेक्ट कर सको। अब हम पढ़ते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ डेटा। तो बेसिकली हमारे पास क्लासिफिकेशन है डेटा की, वो 2 टाइप्स की हैं। पहली है क्वालिटेटिव और नेक्स्ट है क्वांटिटेटिव। क्वालिटेटिव क्या होती है, जहाँ पे आप क्वालिटी के बारे में बात कर रहे हो, जहाँ पे आप क्वालिटी के बारे में बात कर रहे हो, जहाँ पे आप नंबर्स के बारे में बात नहीं कर रहे। जैसे मोटिवेशन, लीडरशिप, मोटिवेशन नंबर्स में नहीं प्रेजेंट कर सकते ना, लीडरशिप को आप नंबर में प्रेजेंट नहीं कर सकते। आपकी स्किन का कलर क्या है, आपकी आई का कलर क्या है, आप देख सकते हो, उसकी क्वालिटी को आप देख सकते हो, लेकिन आप उसको नंबर्स के फॉर्म में नहीं लिख सकते। आपके हेयर का टेक्सचर क्या है, हेयर कलर क्या है, स्किन कलर क्या है, मोटिवेशन क्या होता है, लीडरशिप क्या होती है, परसेप्शन क्या है, थिंकिंग क्या है, तो ये सारी चीज़ें जो होती है वो क्वालिटी होती है। या तो आप बात कर लो क्वालिटी के फॉर्म में, जैसे मोटिवेशन हो गया या फिर आपकी लीडरशिप हो गई, ये होती है हमारी क्वालिटी, जिसको हम बोलते हैं, एक हमारा टाइप होता है क्लासिफिकेशन ऑफ डेटा का, जो बोलते हैं हम क्वालिटेटिव डेटा। क्वालिटेटिव डेटा बेसिकली हमारा वो डेटा होता है जिसमें हम क्वालिटी के बारे में बात कर रहे हैं, जिसको हम नंबर्स में नहीं डील कर रहे हैं, नंबर्स की जिसमें हम बात नहीं कर रहे हैं, वो होता है क्वालिटेटिव डेटा। नेक्स्ट वी हैव क्वांटिटेटिव डेटा। क्वांटिटेटिव डेटा नाम से ही समझ में आ रहा है, क्वांटिटी, जिस डेटा को आप नंबर में मेजर कर सको, नंबर में प्रेजेंट कर सको, वो होती है क्वांटिटेटिव डेटा। जैसे वेट ऑफ इंडिविजुअल, हाइट ऑफ अ पर्सन, ये सारी चीज़ें होती है हमारी क्वांटिटेटिव डेटा। तो ये थी क्लासिफिकेशन ऑफ डेटा, राइट। तो इतना ही था आज के लेक्चर में, जिसमें हमने 2 स्टेजेस कवर की। पहली स्टेज हमने कवर की है डिफाइन करना अपने ऑब्जेक्टिव को। नेक्स्ट स्टेज जो हमने क्लियर की है वो है कलेक्शन ऑफ डेटा। कलेक्शन ऑफ डेटा अभी ख़त्म नहीं हुआ है। इसमें आपको ये तो पता लग गया कि डेटा कलेक्ट करना है, लेकिन डेटा किससे कलेक्ट करना है, कहाँ से कलेक्ट करना है, सैम्पल क्या होगा, वो हमने डिस्कस करना है आने वाली वीडियो में। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे सैम्पल को डिटेल में। तो आज के लिए इतना। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं, और मैं पूरी कोशिश करूँगी कि आपके डाउट को क्लियर कर सकूँ। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू एंड हैप्पी लर्निंग।